हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यदि हम इन बिंदुओं को फॉलो करते हैं जो यूपीएससी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम प्रथम प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपके प्रथम प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने की संभावना प्रबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या क्या पॉइंट है जिसको हमें अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखना चाहिए और उसे अधिकतम से अधिकतम फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कोई भी पॉइंट्स आप 100% फॉलो नहीं कर पाते। कोई भी स्टूडेंट जो है 100% किसी पॉइंट फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसमें से आप 60-70% फॉलो करने का प्रयास करें, उस पर काम करने का प्रयास करें, तो आपके यूपीएससी एग्जाम में सक्सेस होने की संभावना क्या है, सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है कि अगर आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो ये नहीं आप कुछ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, आप तुरंत तैयारी करना शुरू कर दे रहे हो और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आ रही है तो झेल नहीं पा रहे हो, 1-2 महीने कर रहे हो, फिर आप बैक साइड में आ जा रहे हो, फिर आप तैयारी छोड़ दे रहे हो, फिर आप किसी और काम में लग जा रहे हो और फिर 1-2 महीने बाद फिर आपको कहीं से कुछ मोटिवेशन मिला, फिर शुरू कर दे रहे हो, फिर एक पढ़ते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, फिर नहीं फेस कर पा रहे हो, फिर आप भटक करके फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करने चले जा रहे हो। यानी पूरे वर्ष आप 2 महीने यूपीएससी कर रहे हो, 3 महीने अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक एग्जाम यूपीएससी एग्जाम पे आप फोकस होकर प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये होता है कि जो है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है, तो इसके पीछे का जो कारण ये है कि आप अपने कारण को आइडेंटिफाई नहीं किया है, आप अपने कारण को, अपने रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने क्यों जा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने रीजन को, अपने कारण को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि उससे आपका विजन क्लियर हो जाता है कि नहीं, हमें ये यूपीएससी का एग्जाम करना है, इतना टाइम हमें यूपीएससी के लिए निकालना है, मेहनत से करना है, उस इतना टाइम तो फोकस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है। और इससे आपके अंदर एक फायर जनरेट होता है, एक आग लगती है कि नहीं, ये काम करना है। वो कब आपका विजन क्लियर कब होता है, आपके अंदर फायर कब जनरेट होता है? जब आप अपने विजन को, जब आप अपने रीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने कारण को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने क्यों जा रहे हैं, क्यों आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो। वही आपको, आपके अंदर जो, वो आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जनरेट करता है। देखिए, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है और एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, आप किसी को देख करके मोटिवेट होते हो, बट वो क्षणभंगुर होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो इंटरनल आपका मोटिवेशन होता है वो स्थायी होता है, वो लॉन्ग समय तक रहता है, वो तब तक आपके पास रहता है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और वो आपको एक, आपके अंदर एक पावर जनरेट करता है। उस पावर के थ्रू आप पूरी प्रिपरेशन के दौरान 2 से 3 साल यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे हो, कम से कम फर्स्ट, अगर आपका प्रथम प्रयास में क्लियर हो रहा है यूपीएससी का एग्जाम, तब भी 2 साल एटलीस्ट कम से कम लग जाता है। तो 2 साल 3 साल जो यूपीएससी एग्जाम में आपका समय लग रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसमें आपको आपके समूह जो प्रॉब्लम्स आती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप झेल पाते हो और उस प्रॉब्लम को झेल करके आप आगे बढ़ पाते हो। कब? जब आपका विजन क्लियर होता है और उस विजन के जब आपका विजन, यानी आपका रीजन, आपने रीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपने कारण को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये कारण है हमें जो यूपीएससी करने के लिए क्या कर रहा है, आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहा है। आपका जो कारण होता है वही आपको इंटरनल रूप से मोटिवेट करता है, आंतरिक रूप से मोटिवेट करता है। और जब आप आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से मोटिवेट होते हो तो आप स्थायी, वो आपका मोटिवेशन स्थायी होता है, वो आपको किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने और उसको सॉल्व करने की आपके अंदर हिम्मत देता है, आपके अंदर एक पावर जनरेट करता है। तो इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर कब आता है? जब अपने रीजन को, क्या, अपने कारण को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। और वही इंटरनल मोटिवेशन आपका किसमें कन्वर्ट होता है? फायर। आपके अंदर वो आग जनरेट करता है जो आपको कहता है कि नहीं, ये काम हमें करना है, ईमानदारी से करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आपको ये करना है, आप तुरंत तैयारी करना ना शुरू कर दें, नहीं तो फिर आप भटकाव की स्थिति में रहेंगे, आप भटकते रहेंगे। 2 महीने यूपीएससी, 3 महीने सस्ती और अदर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते रहो। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट क्लियर कर लिया कि किस कारण से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेते आ रहे हो, तो ये आपको भटकाव की स्थिति से बचाएगा, आपको भटकाव की स्थिति से बचाएगा, आपको डिस्ट्रैक्शन की स्थिति से बचाएगा। जो भी सिचुएशंस आपकी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आएगी, उन सभी को आप मैनेज करके उन सबसे फाइट करके आप आगे बढ़ पाओगे। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको प्रथम प्रयास में यूपीएससी आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, कारण क्या है, और वही कारण आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जनरेट करेगा। और जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है वो स्थायी होता है, वो आपके लंबे समय तक आपके पास बना रहता है। और वही जो रीजन है, जो कारण आप आइडेंटिफाई करते हो, आपका वो विजन क्लियर करना है, नहीं ये इतने समय तक हम एक काम यूपीएससी का करेंगे, फोकस होकर करेंगे। एक प्रकार से कहें तो ये रीजन जब आप कारण को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ये आपको यूपीएससी एग्जाम में फोकस करता है, आप फोकस होकर के स्टडी कर पाते हो, फोकस होकर के अपनी तैयारी कर पाते हो। नहीं तो
आपका जब ये रीजन कारण आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप फोकस नहीं हो पाते, आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते, तैयारी नहीं कर पाते और आप भटकते रहते हैं। ये आप क्या करेंगे, अगर आपका ये क्लियर है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये आप इसके थ्रू आप फोकस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, अपने कारण को आइडेंटिफाई करो कि किस कारण से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है। क्या फायदा है, आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जनरेट करेगा, आपका विजन क्लियर करेगा, आपके अंदर एक फायर जनरेट करेगा, आपको फोकस होकर के स्टडी करने पे विवश करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। और आपको भटकाव की स्थिति से, डिस्ट्रैक्शन की स्थिति से ये पॉइंट क्या करेगा, बचाएगा। और यही यूपीएससी में सक्सेस का ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप फोकस होकर के स्टडी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप फोकस होकर स्टडी कर पा रहे हो तो आपके सक्सेस चांस बढ़ जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। अब बात करेंगे लेवल। दूसरा पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, अपने स्तर को आइडेंटिफाई करें, अपने लेवल को आइडेंटिफाई करें कि आपका स्तर क्या है। आप जो है कोई एक एनसीईआरटी बुक, कोई एक स्टैंडर्ड बुक आप सेलेक्ट करो, उसको रीड करो, एक 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते रीड करो, उसके बाद देखो क्या आपको वो बुक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने स्तर को आइडेंटिफाई कर लोगे, इसका फायदा ये होगा, इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी जो आप लोग दूसरे से पूछते रहते हैं बार बार कितने घंटे पढ़े, इसका आंसर आपको अपने अंदर से ढूंढना है। अपने अंदर से तब ढूंढ पाओगे जब अपने स्तर को आइडेंटिफाई करो, अपने स्तर को, अपने लेवल को आइडेंटिफाई कर लो कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कितना अच्छा है। क्या आपका बेसिक पॉइंट 0 लेवल पे, क्या आपका बेसिक पॉइंट अच्छे लेवल पे। अगर आपका बेसिक पॉइंट 0 लेवल पे है तो आपको अदर की तुलना में थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक पॉइंट अच्छा है, आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही थ्रू द ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे तो उसी दौरान आपने एनसीईआरटी बुक पे अच्छी पकड़ बना ली है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ गया, आप ये जान गए हैं कि कैसे, अगर आपको ये पता चल गया है, बेसिक फाउंडेशन मजबूत होने का मतलब क्या हो, आप ये जानते हो, आपको पता है अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उससे वहां से कंटेंट निकाल पा रहे हो, आप वहां से वो पॉइंट निकाल पा रहे हो जहां से आपको लगता है ये पॉइंट यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, और उस बुक की, उस टॉपिक की आप समरी भी बना पा रहे हो। ये एंगल है, आपको पता है। और जो न्यूज़पेपर है वो आपको पढ़ना आता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उससे आप उस कंटेंट को निकाल पा रहे हो जो यूपीएससी के प्री और मेंस एग्जाम की अप्रोच से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बेसिक है, फाउंडेशन होता है जो आपका अच्छा है। अगर ये आपके अंदर है तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, 5 से 6 7 घंटे मेहनत करने की जरूरत है कि इतनी स्टडी आप रेगुलर करते हो तो आप सफल हो सकते हो प्रथम प्रयास में। लेकिन अगर आपका ये बेसिक पॉइंट 0 लेवल पे तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, 8 से 10 घंटे की स्टडी करना है। यानी अगर आपने अपने स्तर को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कितने घंटे की जरूरत है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपको अपने अंदर से आइडेंटिफाई करो आपको इतने घंटे की जरूरत है, आपको इतने घंटे की नीड है। ये जब अपने स्तर को आइडेंटिफाई करोगे तो ये आपको बताता है कि आपको कितने घंटे की जरूरत है पढ़ने की, ठीक है ना। तो आप अपने कितने घंटे आपको नीड है पढ़ने की जरूरत, आप उस आवर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपको 10 घंटे की जरूरत है, कि आपको 8 घंटे की, आपको 6 घंटे की। तीसरा पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन का समय आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी शुरू, जैसे आप प्रश्न करने जा रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या, तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि सिलेबस, जब आपने अपने कारण को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कारण से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आपने लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब तीसरा पॉइंट जो कीवर्ड है क्या है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करें, 1 हफ्ते 10 दिन का समय दें और उसके थ्रू आउट ये देखें क्या वो सिलेबस समझ पा रहे हो, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अधिकांशतः बच्चों के समूह की प्रॉब्लम्स होती है कि शुरू में सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो एक बेसिक अप्रोच, बेसिक पकड़ होता है आर्ट के सब्जेक्ट पे, जैसे हिस्ट्री के, भूगोल के, इकोनॉमिक्स पे, वो कमजोर होता है। तो इस कारण से वो स्टार्टिंग में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको समझ नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने देखा भी है कि जब कोई टॉपर सेमिनार होता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते भी क्वेश्चन कि सर सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन सभी बोलते हैं, लेकिन जब हम सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन शुरू में देखते हैं तो समझ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम होती है, सबके समूह की प्रॉब्लम होती है, हम लोग भी इसी प्रॉब्लम से फेस करके आगे बढ़े। तो ये प्रॉब्लम शुरू में आती है, लेकिन ये आप अगर ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम एक ही दिन में सॉल्व हो जाएगी तो एक दिन में सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है। धीरे धीरे जैसे आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, पर्यावरण, इन सब सब्जेक्ट पे जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे पकड़ बनती जाती है, वैसे वैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपकी पकड़ बनती जाती है।
आप ये सोचोगे एक ही दिन में सब सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करो, अच्छे से जान पाओगे, तो पॉसिबल नहीं है। ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत से स्टडी कर रहे हो, अपने एनसीईआरटी के बुक के सभी खंडों पर पकड़ बना रहे हो, स्टैंडर्ड बुक कुछ फॉलो कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। आपको सिलेबस भी धीरे धीरे समझ में आता जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका पूरी पकड़ इस सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे बन जाएगा, आप ये जान पाओगे अच्छा ये टॉपिक से इतना ही हमें पढ़ रहा है, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि एक दिन एक महीने में सब कुछ आप पता कर पाओ, प्रॉब्लम नहीं होती। जब शुरू में तैयारी करने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग सोचते हैं एक ही महीने में सब कुछ जान जाए, एक ही महीने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ले, एक ही महीने में पूरी सब कुछ एक ही महीने में करने का मतलब प्लान रहता है कि सब कुछ एक ही महीने में जान जाए, सब कुछ एक महीने में पता हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जबकि हम भूल जाते हैं कि नहीं, ये हमारे प्रिपरेशन का पार्ट है। हम धीरे धीरे जैसे मेहनत से ईमानदारी से बढ़ते चले जाएंगे, आगे जाएंगे, पढ़ते मेहनत करते जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। आप एक दिन में इस पे पकड़ नहीं बना पाओगे, धीरे धीरे आप मेहनत से ईमानदारी से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे आपकी इससे पकड़ बनती जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं और सिलेबस। देखिए सिलेबस का एक पॉइंट है, सिलेबस से आप ये जान पाते हो कि आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आप ये जान पाते हो कि जो आपको पढ़ना है उसमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, उसमें सबसे ज्यादा समय किस पे देना है, उसमें सबसे ज्यादा समय किस पे इन्वेस्ट करना है, उसमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम है, कौन से कम है, कौन सा ऐसे टॉपिक है, ऐसे चैप्टर है जिसपे अगर हम समय ना दें तभी हमारा काम चल जाएगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करें, नितिन सिंघानिया की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बुक का, उसमें 25 चैप्टर है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को 6 से 7 साल 8 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें 8 से 9 चैप्टर ही आपको पढ़ने। अब बताइए, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो वहां से आपको पता चलता है कि आपको 8 से 9 चैप्टर ही पढ़ने, जबकि पूरा चैप्टर उसमें कितना है 25। अब आप 15 चैप्टर 16 चैप्टर पढ़ने से बच जाएंगे ना, 17 चैप्टर पढ़ने से बच जाएंगे। अब ये फायदा होगा कि नहीं होगा? तो ये रोल होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का। सिलेबस से पता तो चलता है कि ये आपको पढ़ना है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये पता चलता है कि उसमें जो पढ़ना है उसमें भी सबसे ज्यादा किस पे समय इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके मेजर फायदे होते हैं। यही जो सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ये और आपका हार्ड वर्क, ये तीनों मिलकर के आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं। और ये मत सोचो कि जब एक चीज आपको पता है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको लगता है पहले दिन से आप स्मार्ट वर्क करना शुरू कर जाओगे। ये इस गलती में मत रहना, आप पहले दिन स्मार्ट वर्क करना नहीं शुरू कर पाओगे। आप पहले दिन से स्मार्ट वर्क करना जान जाओगे और यही इसी कारण से आप इधर उधर भटकते रहते हो कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, स्मार्ट वर्क कैसे करें, जबकि वो आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आप उसे निकालने का प्रयास ही नहीं करें, वो कैसे निकलेगा? तो वो उसके निकलने का एक कंडीशन है कि आपको मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क शुरू करना पड़ेगा। और जैसे आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दोगे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिलेबस भी का एनालिसिस करोगे, उस पर काम करोगे, धीरे धीरे आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता जाएगा। ये भी आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट होता है कि एक ही दिन में आप स्मार्ट वर्क करना नहीं सीख पाओगे। धीरे धीरे जैसे आप मेहनत करते आगे जाओगे वैसे से आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता जाएगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की बुक का। एनसीईआरटी में 2 कैटेगरी, आज एनसीईआरटी एक है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। तो फर्स्ट फेज में अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो प्रथम प्रयास में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़ने का है फायदा। सभी एनसीईआरटी शुरू में इसलिए पढ़ना है कि बहुत से जैसे पॉलिटिकल एनसीईआरटी की बात करें 6 to 12 तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक में, और वो चैप्टर अपने आप में एम लक्ष्मीकांत की बुक में एक कीवर्ड के रूप में आपको दिखाई देंगे। जो एनसीईआरटी बुक में 6 to 12 में एक चैप्टर के रूप में दिया गया एनसीईआरटी बुक में, वो एम लक्ष्मीकांत की बुक में आपको एक कीवर्ड के रूप में दिखाई देगा। तो सभी एनसीईआरटी शुरू में आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम फेज में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके थ्रू आउट आपका एक सभी जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर एक बेसिक पकड़ बन जाएगा। सभी एनसीईआरटी को पढ़ो, उसका एक 60 नोट्स बनाओ, उसके जो मेन कीवर्ड्स है उसको मेन कीवर्ड्स को नोट करके उस पे 1 से 2 पॉइंट, एक बेसिक पॉइंट, 1 से 2 बेसिक पॉइंट उसके बारे में जान लो, ताकि वो कीवर्ड्स आपको पता रहे। ये ना ऐसा ना फील हो कि आप उसको रट रहे हैं, ऐसा फील हो कि आप उसको समझ रहे हैं। तो वो कीवर्ड्स जो आप कीवर्ड्स अपनी पकड़ बना लेते हैं एनसीईआरटी थ्रू आउट, उसका फायदा आपको मेंस एग्जामिनेशन में बहुत होता है। मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका प्री बार क्लियर होता है, लेकिन वो मेंस एग्जाम में जाकर के अटक जाते हैं या इंटरव्यू के लेवल तक पहुंच करके भी नहीं सिलेक्शन हो पाता। उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं ये होता है कि एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक है उस पे पकड़ ना होना, उसके कीवर्ड पकड़ ना होना। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग के रूप में होते हैं, वो क्वेश्चंस में वो कीवर्ड्स आ जाते हैं। और जब आपको उस कीवर्ड के बारे में जानकारी नहीं होती तब आप क्वेश्चंस ही नहीं समझ पाते और अपना आंसर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप कहीं अपना आंसर दूसरा कुछ दे रहे हैं, पूछ कुछ और रहा है और आप लिख कुछ और रहे हो। तो एनसीईआरटी की बुक
का जो मेजर फायदा आपको पढ़ने वाला वो मेंस एग्जाम पढ़ने का जो फायदा होगा वो मेंस एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ही मदद करेगा। आपके कीवर्ड्स पे पकड़ बन जाएगी और कीवर्ड्स पे एक बार आपकी पकड़ बन गई तो आपको निबंध लिखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप मेंस का कोई भी आंसर लिखोगे बहुत ही अच्छा फील आपको होगा। तो ये आप ध्यान रखें। स्टार्टिंग में सभी स्टडी पढ़ी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की मदद के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ वैसे वैसे आपको ये पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्या है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आप खुद जान पाओगे। जैसे जैसे आप सभी एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, अब धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, प्रिपरेशन करते जा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जिसको आपको प्री एग्जाम के 3 महीने केवल पढ़ना है, बार बार पढ़ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, केवल इतनी कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है। और मेंस एग्जाम के 3 महीने पहले कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी जिसको आपको बार बार पढ़ना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी पहले दिन आप तैयारी शुरू करने जाओगे तो उसी दिन ही आप जान पाओगे कि ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी यही सब पढ़ना है और ये एनसीईआरटी ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। खुद से आप जानने का प्रयास करोगे सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, तो आपके अंदर एक सर्टिफिकेशन होगा। यस, आपको पता होगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जिसमें हमें लास्ट के 3 मंथ में जब प्री का एग्जाम बचा रहेगा, मेंस एग्जाम बचा रहेगा, तो केवल उतनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपको पढ़नी। कौन मदद करेगा? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते जाओगे, उसके थ्रू आपको जानकारी मिलती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये ऑल एनसीईआरटी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में। ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, अपनी मेहनत अपने हार्डवर्क के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की मदद कर लेनी है, आपको साथ में उसको रखना है, एनालिसिस करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना उसकी मदद से और सिलेबस के थ्रू। अब इसमें जो आरएनसीईआरटी ये जैसे इसका एक फायदा, मेजर फायदा ये है कि जो स्टैंडर्ड कुछ बुक है जैसे एमएस लक्ष्मीकांत की बुक है और भी कुछ स्टैंडर्ड बुक है आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की जो है, उन सब बुक पे आप अगर आपने एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस पकड़ बना लिए, 2 से 3 बार उसका रिवीजन कर लिया, उसके कीवर्ड पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो जो आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए 4 से 5 स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, उस स्टैंडर्ड बुक पे आप अच्छी पकड़ बना पाओगे। उस स्टैंडर्ड बुक पर को जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका उसमें रुचि डेवलप होगा, आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिसके थ्रू आउट आप आगे बढ़ पाओगे। ये आपको ध्यान देना है। एनसीईआरटी पढ़ते समय कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो लेकिन ये नहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको छोड़ के भाग जा रहे हो, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, फिर आप प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स के पीछे भाग रहे हो। ये ध्यान रखो, अगर आपको प्रथम प्रयास में यूपीएससी क्लियर करना है तो प्रिंटेड नोट से आपको दूरी बना के रखना है। प्रिंटेड नोट से आप दूरी बना के रखें, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स में एक प्रॉब्लम ये है कि वो कई बुक के आधार पर एक प्रिंटेड नोट तैयार किया जाता है, इससे उसमें कनेक्टिविटी टूट जाती है, आपको किसी भी टॉपिक में कनेक्टिविटी नहीं दिखेगा। और यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपके आंसर में एक कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, और वो कनेक्टिविटी कहां से विकसित होगी? इस एनसीईआरटी के बुक से विकसित होगी, इस बेसिक बुक से विकसित होगी। आप किसी भी आंसर को, आप क्वेश्चंस को लिख रहे हो और उसमें एक कनेक्टिविटी दिखेगा, एक फ्लो दिखेगा, वो कहां से वो आपके अंदर विकसित होगा? जब आप एनसीईआरटी के बुक पे को बेहतर तरीके से रीड करोगे, फोकस होकर के उस पर मेहनत करोगे, स्टडी करोगे, और आप प्रिंटेड नोट से आपको क्या करना है? दूरी बना के रहना है। प्रिंटेड नोट से आपको दूरी बना के रहना है। क्लास नोट्स की मदद आप समझने के लिए ले सकते हो, आप उसको अपनी प्रिपरेशन का एक पार्ट मान सकते हो समझने के लिए। ये नहीं कि आप उसको पूरी तैयारी का आधार मान लो, आप समझने के लिए एक बेसिक समझ बनाने के लिए आप क्लास नोट्स की मदद ले सकते हो। और आप अपनी प्रिपरेशन जो तैयारी करते समय एनसीईआरटी बुक और स्टैंडर्ड बुक जो आप रीड कर रहे हो उसके थ्रू आउट आप उस क्लास नोट्स को आप एडिशनल बनाते चलो, ये काम आप कर सकते हो। लेकिन आपको प्रिंटेड नोट से क्या करना है? दूरी बना के रखना है, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स में कनेक्टिविटी का आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें कनेक्टिविटी का अभाव होता है, उसमें कनेक्टिविटी टूट जाती है, क्योंकि कई बुकों को आधार बना करके एक प्रिंटेड नोट तैयार किया जाता है। और एनसीईआरटी के बुक को आप रीड करोगे, वहां से आपको अंदर एक बेसिक डेवलप होगा, एक कनेक्टिविटी आपको दिखेगा, आपके अंदर डेवलप होगा कनेक्टिविटी का अप्रोच। जो आप ऐसे निबंध लिख रहे हो वहां पे भी आपके पूरे ऐसे निबंध में एक कनेक्टिविटी दिखेगा, जो आप लिखोगे आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको एक कनेक्टिविटी दिखेगा। ये काम आपको करना है। मेजर जो यूपीएससी के मेंस एग्जाम में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चंस वो नहीं समझ पाते हैं, पूछता कुछ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेंस एग्जाम जो लिखते सब, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आंसर ना देके कुछ और लिखते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, उसके बारे में कुछ उनकी बेसिक पकड़ नहीं होती। तो वो बेसिक पकड़ कीवर्ड्स पे आपको कहां से आपके अंदर डेवलप होगा? एनसीईआरटी बुक से। यानी अगर आप एनसीईआरटी बुक की बेहतर पकड़ बनाते हैं तो क्वेश्चंस जो समझने की प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं मेंस एग्जाम का, वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से समझ पाओगे, हैंडल कर पाओगे और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक की। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक है जैसे एम लक्ष्मीकांत,
लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम नीतीश सिंघानिया की बुक है, और इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह की बुक है। ये 4 बुक है जो आपको स्टैंडर्ड 4 बुक, अगर आपने एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से अच्छे से तरीके से उससे पकड़ बना ली तो स्टैंडर्ड बुक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 स्टैंडर्ड बुक है जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। और अगर आपने एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ बनाई है तो वो स्टैंडर्ड बुक भी आपको अच्छे समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और आपका उस बुक में रुचि डेवलप होगा, और वो रुचि जो है एक फोर्स की तरह काम करेगा, जो उस जिससे थ्रू आउट आप उस बुक पे लंबे समय तक रुक पाओगे, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। किसी बुक को पढ़ना, उसका रिवीजन करना, आप उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम तभी कर पाते हो। किसी बुक का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन तभी कर पाते हो जब आपको उसमें रुचि होता है, आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो इंटरेस्ट और रुचि कब डेवलप होगा, जब आपकी बेसिक पकड़ एनसीईआरटी की बुक की बहुत ही अच्छी होगी। तो बहुत कुछ आप देख रहे हो, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक की मैं बात करूं, ऑल एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, ये इसके ऊपर एक सेंटर की तरह काम करता है। इसके ऊपर आपका मेंस एग्जामिनेशन भी डिपेंड होता है, और इसी के ऊपर आपकी स्टैंडर्ड बुक जो आप रीड करते हो वो आपको समझ में आए, उसमें आपकी रुचि डेवलप हो, वो भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, इसी एनसीईआरटी के ऊपर। और इसी एनसीईआरटी के ऊपर वो जो मेंस एग्जाम का क्वेश्चन लिखते हो, उसके जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते वो भी इसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपकी बेसिक पकड़ अच्छे से कवर है, एनसीईआरटी की बुक बेहतर पकड़ है, तो आप सभी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। और ऐसे जो निबंध लिखते हो, उस निबंध में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कब कर पाओगे, जब आपकी बेसिक एनसीईआरटी जो है उस पर आपकी बेहतर पकड़ है। तो बहुत कुछ आपके एनसीईआरटी के बुक पे डिपेंड करता है। एक प्रकार से बहुत एनसीईआरटी एक सेंटर की तरह यूपीएससी एग्जाम में, एनसीईआरटी की बुक जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी में सेंटर की तरह काम करता है, जिसके इर्द गिर्द और सभी पॉइंट क्या करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। एक सेंटर की तरह काम करता है आपके एनसीईआरटी का बुक, और सब उसके अराउंड घूमते हैं और जो अदर पॉइंट्स होते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंस आप जान सको कितना इंपॉर्टेंट है। तो अधिक से अधिक आपको काम करना है एनसीईआरटी की बुक बेहतर पकड़ बनानी है, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन की तैयारी में सेंटर की तरह काम करता है। और ये स्टैंडर्ड बुक की बात हमने किया कि 3 से 4 से 5 स्टैंडर्ड बुक है जो आपको पढ़नी, 5 नहीं एटलीस्ट 4, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक हो गई, और नीतीश सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की हो गई। और जो प्राचीन भारत का इतिहास हो तो ओल्ड एनसीईआरटी में आ जाता है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक हो जाती है। सतीश चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में आ जाती है। तो अगर एनसीईआरटी की बुक पे अगर आपकी बेहतर पकड़ है तो 4 स्टैंडर्ड बुक आपको केवल पढ़नी है, और किसी भी स्टैंडर्ड बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 4 स्टैंडर्ड बुक आपको मल्टीपल टाइम पे करना है, रीड करना है, इसका मल्टीपल टाइम पे करना है, रिवीजन करना है। और अभी हमने आपको बताया कि आप इस स्टैंडर्ड बुक पे जो 4 स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना है, उसकी आपकी बेहतर पकड़ कब बन पाएगी, जब आपकी एनसीईआरटी पे बेहतर पकड़ होगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक पॉइंट आ गया टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको ये ध्यान देना है, अगर आप प्रथम प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये आप ध्यान में रखो, जहां पे सबसे अधिक गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं। टेस्ट सीरीज आप बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज 100, 150, 200, 80, 90, 200 टेस्ट सीरीज दे जाते हैं, देते हैं टेस्ट सीरीज, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उस टेस्ट सीरीज को रिवीजन नहीं करते। ये ध्यान रखिए, आप 200 टेस्ट दे रहे हो, आप मान लो 200 टेस्ट दे दिए, आपने 200 टेस्ट दे दिया, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, केवल आप टेस्ट दे के रखते चले जाते, तो उसका जो इनपुट आपने जो दिया है उसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। आप 100 टेस्ट दें, आप 200 टेस्ट दें, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हो तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ध्यान रखिए, आप चाहे 50 टेस्ट दें, चाहे आप 60 टेस्ट दें, चाहे 70 दें, चाहे 80 दें, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, कम से कम 3 बार, कम से कम उस टेस्ट सीरीज का 3 बार रिवीजन करें। अधिकतम का कोई विकल्प नहीं है, अधिकतम में 5 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार रिवीजन करना चाहे अधिकतम बार उतना रिवीजन करें, लेकिन कम से कम आपको कितनी टाइम रिवीजन करना है, 3 टाइम रिवीजन करना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेजर गलती बच्चे क्या करते हैं, यही करते हैं कि कहने को तो टेस्ट दे रहे हैं 100, 150, 200 टेस्ट दे 100 से 150, 200 टेस्ट वो दे रहे हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उनका इनपुट तो लग रहा है लेकिन आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना, अगर आप चाहे 50 टेस्ट दें, चाहे 60 टेस्ट रखें, चाहे 70 रखें, चाहे 80 रखें, लेकिन कम से कम उसका 3 बार रिवीजन करें, अधिकतम उसका 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, उसका एनालिसिस करें। क्योंकि इसका फायदा ये होगा, जब आप इसको एनालिसिस करोगे, ये जो आप 3 से 4 महीने टेस्ट सीरीज, 3 से 4 से 5 महीने पहले एग्जाम के टेस्ट सीरीज लगाते हो, उसका फायदा ये होता है कि यहाँ से आपको ये पता चल पाता है कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, और आप ये जान पाते हो कौन कौन से टॉपिक आपके कमजोर है, आपका वीक एरिया, जहां पे आपके क्वेश्चंस बार-बार गलत हो जा रहे हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि आप उस टॉपिक पे और मेहनत करोगे और काम करोगे, और इससे आप ये जान पाते हो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पे आपके क्वेश्चन बार-बार सही हो रहे हैं, जहां पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अगर आप कम समय दे रहे हो तभी आपका काम चल जा रहा है।
तो क्या फायदा होगा टेस्ट सीरीज का? एक तो आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हो, आप ये जान पाते हो कौन कौन सा एरिया आपका कमजोर है, जहां पे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, जहां पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और कौन कौन सा एरिया जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर और अधिक समय देने की जरूरत है, और कौन कौन सा एरिया है जहां पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जहां पे आप अगर कम समय देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें कहां से डेवलप होगी? टेस्ट सीरीज से। और एक पॉइंट कहां है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट भी आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे कि हमने पहले बताया कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना, फिर कौन से कम है, कौन से कम है। तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसका एनालिसिस, इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो सोर्स आपको रखना है, सिंगल सोर्स रखना है, सिंगल सोर्स रखना है, और उसका मल्टीपल टाइम क्या करना है? रिवीजन करना है। एनसीईआरटी के बुक तो आपके सब सिंगल, हर एक खंड का एक सिंगल सोर्स होगा, और स्टैंडर्ड बुक का जो 4 स्टैंडर्ड बुक रखना है, उसी स्टैंडर्ड बुक को रखना है सिंगल सोर्स के रूप में। ये नहीं कि आप और स्टैंडर्ड बुक ले रहे हो, उसी 4 स्टैंडर्ड बुक को सिंगल सोर्स के रूप में रखना है, और उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्योंकि जब आपका सोर्स सिंगल होगा, जब आपका सोर्स सिंगल होगा, तभी आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। और एक चीज ये भी है साथ, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, उसमें कुछ ऐसे आप तैयारी, जब आप ईमानदारी से मेहनत से तैयारी करते जाओगे, तो आपको वहां से कुछ ऐसे पॉइंट आपको पता चलेंगे, आप कुछ चीज आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट, ये जो कीवर्ड्स जो आपको बार-बार भूल जाते हैं, जैसे कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे लोकेशन हो गया, मैप से कोई पॉइंट्स हो गया, लोकेशन है, कोई स्टेटमेंट है, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स फैक्ट होते हैं जो आपको कुछ नेम है इंपॉर्टेंट, वो भूल जाते हैं। तो आप उसके 60 नोट्स बना पाएंगे कि अच्छा ये जो चीज एक, यानी जैसे टेस्ट सीरीज और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर, इससे आप एक पॉइंट ये और जान पाते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है, जो फैक्ट है आपके, जो कौन कौन सा एरिया है जो आपसे भूल जाता है बार बार, तो उसका एक 60 नोट्स आप बना लोगे, तो उस पे आप और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। तो अगर आप इतना काम करते हो, इन बिंदुओं को फॉलो करते हो, तो आप प्रथम प्रयास में यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि हर वर्ष बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 21 साल 22 साल के उम्र में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आप केवल ना देखो, आपको लगता हो केवल वो 1.5 साल 2 साल पढ़ के क्लियर कर रहे हैं, नहीं, उसके पहले अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अपने पूरे ग्रेजुएशन से ही वो एनसीईआरटी के बुक पे काम करना शुरू कर देते हैं, न्यूज़पेपर पे काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक क्योंकि अभी हमने बताया कि एनसीईआरटी की बुक यूपीएससी की तैयारी में सेंटर की तरह काम करता है, केंद्र की तरह काम करता है, और वो सेंटर है इस तैयारी का, बैकबोन की तरह काम करता है, बैकबोन की तरह काम करता है, सेंटर की तरह काम करता है। यानी अगर आपने एनसीईआरटी की पकड़ पे बेहतर पकड़ बना ली, तो 60% प्रिपरेशन आपकी वही हो जाती है। और उसके और स्टैंडर्ड बुक्स जो और इस सभी फैक्ट, वो सब एनसीईआरटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इस, अगर जो बच्चा मेहनत से ग्रेजुएशन से ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अपनी एनसीईआरटी की बुक पे बेहतर पकड़ बना ली है, और बूंद बूंद से आपको पता समुद्र भरता है, तो अगर धीरे धीरे पढ़ करके 4 साल का समय होता है ग्रेजुएशन करने में, उस मेहनत करके ईमानदारी से उस पर अपनी पकड़ बना लिए, और न्यूज़पेपर पे उसने अपनी पकड़ बना ली, उसको पढ़ना सब कुछ आ गया, वो इसका उसे कंटेंट निकालना गया, उसको ये पता है ये पॉइंट प्री में पूछा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को प्री में यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को प्री और मेंस दोनों में ये पॉइंट पूछा जा सकता है, यूज किया जा सकता है, और ये पॉइंट ओनली मेंस एग्जाम में यूज किया जा सकता है। ये अप्रोच के अंदर उसको किसी भी टॉपिक को पढ़ करके, अगर उसके अंदर ये भी अप्रोच डेवलप हो गया, वो 10 पन्ने पढ़ करके उसको एक पेज एक पन्ने में कन्वर्ट कर लेता है, यानी उसको 10 पन्ने पढ़ करके एक पन्ने में कन्वर्ट करने का कि आगे पता है, 60 नोट्स उसको बनाना आता है। तो ऐसे में सेवर एक उसका जो यूपीएससी का एग्जाम है प्रथम प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, संभावना उसकी प्रथम प्रयास में क्लियर होने की संभावना ज्यादा है। तो ये काम जो इतना कर लेते हैं, तो वो प्रथम प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।